आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम आप सभी का लाइफ अफेक्टेड है, रादर द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड। वो कौन सा टॉपिक है? बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है? ये ईपी सेंटर है जहां पर कि पूरा हंगामा मचा हुआ है। दैट इज ईरान, तेहरान। वेस्टर्न लोग इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं और हम लोग इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। जब इंडियन डिप्लोमेसी में जब फॉरेन सर्विस के जो हमारे लोग ऑफिसर होते हैं वो इसको वेस्ट एशिया पॉलिसी कहते हैं, और अमेरिकन डिप्लोमेट इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो बोथ आर द सेम थिंग्स। जैसे ही हमारे दिमाग में मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है दो चीज। वन इज रिलीजन, दैट इज इस्लाम, एंड सेकेंड इज दैट इज पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल। तो इस्लाम एंड पेट्रोल एंड डीजल मतलब कि दो एंगल जरूर जुड़ेंगे जब भी हम मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैप तो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। मैप में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, इजराइल किधर है, लीबिया किधर है, तेहरान किधर है, अल्जीरिया कहाँ है, ओमान किधर है, होमरुज कहाँ है। मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों को जानते हैं और हम इसके आगे की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जस्ट स्टॉप द क्लास फॉर ए वाइल, ड्रॉ द मैप फर्स्ट। और जो जगह मैं बता रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में मेडिटेरेनियन ओशन अप टू टर्की से शुरू कीजिए और पूरा टर्की से बनाते हुए आप लीबिया से सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया भी ले आइए। इन सबों को लेते हुए एक मैप बना ही लीजिए ताकि आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और आपको देखना होगा कैस्पियन ओशन के साइड से आप यूएसएसआर की ओर, जो पुराना है, रशिया की ओर आप कैसे जा सकते हैं, और इंडिया के लिए कौन सा रूट है जिससे कि तेल आ सकता है। तो दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू, तब आप इस क्लास को अप्रिशिएट कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं। टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन क्या पूछेगा आईएएस के एग्जाम में ये आप जान लीजिए। द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन मेंस, और मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा कि तैयारी मुख्य परीक्षा की होती है, निकलता पीटी एग्जाम में। जबकि दिल्ली का क्या टेक्निक है कि तैयारी पीटी का करा दो, पीटी में भीड़ होती है, आराम से कोचिंग चल जाएगा, मेंस में तो कम ही लोग आते हैं। तो हमें अपोजिट स्ट्रैटेजी चल करनी है। तैयारी मुख्य परीक्षा की होगी, निकलना पीटी को है। ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में जरूर जियो पॉलिटिकल वर्ड आएगा या क्वेश्चन में हेगोमोनी वर्ड आएगा। जियो पॉलिटिकल मतलब कि किसी भी देश का स्थिति जहां पर होता उसी देश के आधार पर वहां के पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। उसके बगल में ओशन होता है, उसका अपना रिसोर्स होता है, उसका अपना कॉम्पिटेंस होता है, उस देश का मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है, इसके और इसका नेबर्स। यू कैन नॉट चेंज द नेबर्स। आप चाहो या ना चाहो, आप पाकिस्तान को अपने देश के बगल से नहीं हटा सकते हो, बांग्लादेश को नहीं हटा सकते हो, नेपाल भूटान को नहीं हटा सकते हो। आपको रहना तो यही है। तो आवर जियो पॉलिटी में कितने कंट्री तो हमारे सामने आ ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। इट इज ऑलवेज गुड इफ यू आर हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबरिंग, तो आपका जियो पॉलिटिकली आपका अच्छा होता है। जैसे कि आपके घर पे कोई डकैती करने आए और आपका पड़ोसियों से संबंध खराब है तो क्या होगा? अगर संबंध अच्छा है गांव के बाकी लोगों से तो हो सकता है सब लोग आके आपको बचाने आ जाए। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ए नेशन ऑल्सो। यू शुड हैव गुड रिलेशंस विद योर नेबरिंग कंट्रीज। Anyhow, that here comes the concept of geopolitics। और यहाँ एक अच्छी बात है कि जियोपॉलिटिकली ईरान इज कंपेरेटिवली स्टेबल, क्योंकि बाकी ज़्यादातर कंट्री अगल बगल के इस्लामिक हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका आपस में एक्सचेंज बहुत अच्छा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब कभी भी यहाँ लड़ाई हुआ है, जब कभी भी यहाँ वार हुआ है,
इट इज ड्यू टू द हेगेमोनी ऑफ वेस्ट और नाटो और समबडी एल्स। हेगेमोनी के कारण हुआ है। अमेरिका ने मीडिएट किया है, यूएसए ने किया, तब जाकर लड़ाई हुआ, चाहे ईरान इराक वार हो या कोई भी वार हो पहले। अभी भी वो चाहता है अमेरिका अपनी हेगेमोनी में कि आपका सॉवरेन स्टेट तभी क्लियर हो सकता है, आपका देश महफूज तभी होगा, तभी वो सेफ रहेगा जब आप हमारी बात मानोगे। आप अगर डेमोक्रेसी को भी जिंदा रखना है तो मेरी बात को मानो, नहीं तो हम आपके यहाँ पर दो पार्टी आपके देश में होगा तो एक पार्टी को इधर कर देंगे, एक को उधर करेंगे, कुछ हम बीच में स्पियोनेज कर देंगे, कुछ अपना गलत कुछ और करेंगे, और बीच में बहुत सारा हम बैंक उनका बैन उन लगा देंगे, आपके रुपया को खत्म कर देंगे और आपको प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए हर कंट्री चाहता है कि हमें अगर ढंग से स्टेबल होना है तो अपने हेगेमॉन मतलब अमेरिका की बात को माने। तो यहाँ भी यही है कि जियो पॉलिटिकल राइवलरी जो यहाँ दिख रहा है कि यूएसए ईरान इजराइल इसके बीच में, तो इसको हम लोग इस हेगेमोनी को ब्रेक डाउन करते हैं और हम लोग थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि पीछे क्या क्या स्टेटस है, पीछे इसका हिस्ट्री क्या है। अब आपको आश्चर्य होगा हिस्ट्री जान के, अभी थोड़ी देर में आएंगे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में जान के एक आश्चर्य होगा कि कभी रिलीजियस वार नहीं था। किसी टाइम में ईरान और इजराइल दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि दोनों मिल के अपना कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते थे, आपस में एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, बहुत एलाइज था। तो ये जो बोला जाता है कि एक इस्लाम है और एक ज्यूज है, इसका लड़ाई है, तो नहीं। अगर ऐसा होता तो शुरू से ही होता, हिस्टोरिकली होता, ये तो है नहीं। बट आई एम रियली इट इज़ वेरी सॉरी टू से कि आपको बहुत सारे जो क्लासेज यूट्यूब पे दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि ये क्लैश ऑफ द रिलीजन है। प्लीज डोंट राइट दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम की कॉपी जांचने वाले बड़े विद्वान लोग होते हैं, वो पूरा चाहते हैं कि बच्चा पूरा स्टडी करके आए। ये स्लाइड थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इसमें उन सभी वर्ड का समावेश है जो कि जनरली आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो क्या वर्ड है कि कॉज मीडिया मिथ, मीडिया क्या बता रहा है, मीडिया का एक गप है, मीडिया जो है कहानी कर रहा है कि ये एंशिएंट रिलीजियस वार है, शुरू से ही जुडाइज्म मतलब कि जूज लोग और इस्लाम तो लड़ते ही रहे हैं, ये जिहाद करता था तो क्रिसेड करते थे, इट इज द हिस्टोरिकल फैक्ट ऑल्सो। लेकिन मॉडर्न टाइम में 1950 में देखिएगा कि ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं। टाइमलाइन ये बोलता है अभी तुरंत हुआ, रैंडम इरेशनल हॉस्टिलिटी है, नहीं। यहाँ पर कॉज क्या है, रियलिटी क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल एंड सॉवरेन डिफेंस। पॉलिटिकल पावर, अब ट्रंप को तो अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट बने रहना है, उसको तो पॉपुलैरिटी लेना है अपना, वो अपना पावर देखेगा। टाइमलाइन धीरे धीरे बदला है, कैसे बदला है वो आपको दिखाएंगे। और हेगेमोनिक कंट्रोल कौन लेना चाहता है, अमेरिका। रीजनल डोमिनेंस एंड सिक्योरिटी डिलेमा, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। यहां समझ लीजिए इस स्लाइड को, द इन्फोर्समेंट ऑफ पैक्स अमेरिकाना, हेगेमोनिक डिफाइंस, रिजेक्टिंग द डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर। ईरान ने क्या किया, 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी साहब आए और उन्होंने बोला कि हम तुमको नहीं मानते, हमको अमेरिका के अंदर का कोई बात नहीं समझना है। क्यों, अमेरिका बोलता डॉलर से ही पेट्रोल का रेट डिसाइड होगा, जब बैलेंस जो होगा गैलन जो होगा डॉलर से ही बनेगा, अमेरिकन डॉलर है मनी, उनका करेंसी मेन होना चाहिए। खुमैनी बोला कि नथिंग डूइंग, हम नहीं करते, हमें जो है अपने हिसाब से हम अपने तेल को निकालेंगे। और ऑयल का शेयर बहुत बड़ा है, ओपेक में देखिएगा कि ईरान का शेयर कितना है, ये पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। जब मेंस का तैयारी कीजिए तो कहाँ कहाँ पीटी का क्वेश्चन बन सकता है याद करते जाइए। क्या निकलेगा कि आपका ओपेक में कितना शेयर तेल का प्रोडक्शन कौन कंट्री करता है, वेनेजुएला कितना है, सेकेंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पे कौन है, देखना पड़ेगा आपको, एक लिस्ट बना लीजिएगा। तो ये जो आपका है अयातुल्लाह खुमैनी ने माना, हम आगे भी चलेंगे। रेजिम चेंज हुआ और बाद में जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गया
और यहाँ पर जो है आपको दिखेगा डिपेंडेंसी थ्योरी। यहाँ पर क्या है भाई, कोर स्टेट कौन है, यूएसए एंड यूके। मीन्स अगर हम टॉप 5 कंट्री जिनको वीटो पावर मिला है तो उनकी बात करें तो इसमें दो का इंटरेस्ट बहुत मिलता जुलता है, दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, यूएसए और यूके। इनका क्या था भाई, एक्सट्रैक्ट वेल्थ वाया द एंग्लो पर्शियन वायल कंपनी। पर्शियन मतलब पर्शिया इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान। तो एंग्लो पर्शियन ब्रिटिश और ईरान का, वहाँ से वो लोग अपना तेल उल लेते थे और एक्सपोर्ट वेस्टर्न गुड्स, और वेस्टर्न वहाँ का तेल लिया इधर से और अपना सामान, प्रोडक्ट सामान भेजा ईरान के एरिया में, वेस्ट एशिया में, जो हमारा ईरान इराक वगैरह एरिया में है, और उनको वेपन्स दिया। और इस तरीके से क्या फायदा हुआ कि क्रोनी कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्ट फोर्स मीन्स यूएसए यूके कैपिटलिस्ट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, वो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं और दुनिया भर में प्रचार करते हैं कि भाई हमारा गुड्स इतना अच्छा है, हमारा सामान इतना अच्छा है, यू परचेज इट। ये लोग अपना तेल देते हैं, वहाँ से सामान खरीदते। यही इकोनॉमी चल रही थी उनकी, अच्छा खासा चल रहा था। और ये क्या करता बेचारा ईरान जो है वायल एंड वेल्थ का एक्सट्रैक्शन करता था। 1151 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पीएम मोहम्मद मोसादेक है, उसने क्या बोला कि नहीं भाई, हम ब्रिटेन के साथ जो मेरा पैक्ट है, एंग्लो पर्शियन जो आपका वायल कंपनी है, इसको छोड़ो, हमें नहीं करना है। हम जो है इसको पूरा चीज को हम नेशनलाइज कर देंगे। पहले क्या था भाई, पहले वहां का वायल फील्ड पूरा का पूरा एंग्लो पर्शियन कंपनी का था। जैसे यहाँ अडानी अंबानी तरह की कंपनी है ना, वैसे कोई कंपनी का वहां था जिसमें कि इंग्लैंड का और पर्शिया का कंबाइंड कैपिटल लगा हुआ था। अब उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं करते, हम नेशनलाइज कर देंगे, जो फायदा होगा देश का सीधा होगा, बीच में कंपनी क्यों आएगी। मीन्स उसने कैपिटलिस्ट को चैलेंज कर दिया। किसने चैलेंज कर दिया, मोहम्मद मोसादेक ने 1951 में। अब क्या प्रॉब्लम होगा, अब जो है सो वेपन्स एंड कंट्रोल डायनेमिक्स इन्होंने किया। सप्लाइज वायल रूल्ड बाय शाह पल्लवी, मेंटेन्ड बाय द शाहबाग सीक्रेट फोर्सेज यूजिंग वेस्टर्न वेपनरी। ये शाहबाग फोर्सेज जो है इसको इन्होंने यूज किया ब्रिटिश ने, और ये फोर्सेज को यूज करके ईरान के डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, अपना पपेट गवर्नमेंट लाने की कोशिश किया। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो ऑपरेशन अजाक्स हुआ। ऑपरेशन अजाक्स में मोसादेक को हटा दिया गया क्योंकि उसने तो चैलेंज कर दिया था ब्रिटेन को, इसको हटाया और शाह का जो है वहां पर रिस्टेट कर दिया। 1979 में क्या हुआ था, अब उसके बाद अब आइए 1979 में शाह था, मामला ठीक चल रहा था क्योंकि अमेरिका जैसा चाहता था वैसा कर रहा था शाह, वहां का रूलर। तो यहाँ पर जो है जब तक चल रहा था ठीक था, बट सडनली 1979 एक टर्निंग पॉइंट है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 79 क्या बोल रहा है, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट। मतलब कि उसने एक फॉर्मूला दिया कि भाई उस समय वर्ल्ड दो पार्ट में बटे थे, एक लॉबी यूएसए का, एक लॉबी यूएसएसआर का, एक लॉबी अमेरिका, एक लॉबी आज का प्रेजेंट डे रशिया। ये लॉबी था दोनों के बीच में तनातनी चल रहा था, एक कम्युनिस्ट एक कैपिटलिस्ट, दोनों के अपने अपने एजेंडा थे। वर्ल्ड दो पार्ट में बटा था। कुछ देश था जैसे इंडिया, अब पता नहीं लेता था रशिया से सामान लेकिन बोलता था हम नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाते हैं। तो इस तरह के काफी कंट्री थे, इजिप्ट वगैरह, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, ना हम इधर है ना हम उधर है, बीच में। लेकिन ऐसा था नहीं, इंडिया भी प्रो रशिया था काफी हद तक। तो मतलब वर्ल्ड दो पार्ट में था, बाइपोलर था। इस बीच में ईरान में क्या हुआ, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ गया, इस्लाम। अब इस्लाम के कारण एक रिवॉल्यूशन लाया कि हमें वी हैव टू रिवाइव द इस्लाम इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। किसने किया, आयतुल्लाह खुमैनी ने, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जैसे इसने शुरू किया उसने क्या बोला, नो ईस्ट, ईस्ट मतलब रशिया, और नो वेस्ट, वेस्ट मतलब अमेरिका।
ईस्ट को पर्शियन में शर्क कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में ईस्ट को मशरिक मुशरिक कहते हैं, मशरिक कहते हैं, और ना गर्ब नो वेस्ट उसको मगरिब कहते हैं। तो ये वर्ड कुछ अगर आप जानते हो कि मशरिक मगरिब, तो थोड़ा यूपीएससी वालों को लगेगा कि बंदा जो है ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी हाई है इसका, ये चीज इसको ले लो, ये बढ़िया है, ये जो है हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के लायक लड़का लग रहा है, क्योंकि ही नोज द वर्ड। तो नो शर्क नो गर्व, इसने डॉक्ट्रिन दे दिया। और उसने जो कोल्ड वार का जो बाइनरी था कि या इधर या तो अमेरिका कैंप में रहो चाहे आप रशिया कैंप में रहो, इसको उसने रिजेक्ट कर दिया आयतुल्लाह खुमैनी ने। अब बताइए, अब आयतुल्लाह खुमैनी को अमेरिका बर्दाश्त करेगा? स्वाभाविक है नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ता है, अमेरिका नेवर फाइट्स इट्स बैटल डायरेक्टली। सबको पता है कि अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन सीधा नहीं। अब अमेरिका को दिक्कत है, ट्रंप थोड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी, उसको पता नहीं है कि मिसाइल जो है 2000 किलोमीटर दूर से भी चल दागा जा सकता है, और सुसाइड बम्बर कहीं जाके सुसाइड कर लेता है। तो अब की लड़ाई का पैरामीटर बदल गया है, इकोनॉमिक वारफेयर एक अलग तरीके से शुरू हो जाता है। तो पहले के जमाने की बात अलग थी, तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। वो क्या किया, उसने जो चैलेंज किया था, तो उसने उसके लिए किसको खड़ा कर दिया ईरान के अगेंस्ट में? इराक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि इराक हमारा जो प्रॉक्सी वार है तुम लड़ लो। तो देखिए द कंडीशन। अब आप देखिए यहाँ पर, डिफाइंग द पेट्रो डॉलर इंजन, रप्चर ईरान बिकम द फर्स्ट मिडिल ईस्टर्न नेशन टू रिजेक्ट द मैंडेटरी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। उसने बोला कि डॉलर की बात हम नहीं मानते हैं, तो खुमैनी ने बोला, इंसिस्टिंग सॉवरेन कंट्रोल ओवर द करेंसी यूज्ड फॉर द ऑयल एक्सपोर्ट्स, कि हम अपना करेंसी अपने हिसाब से, हमको मन होगा तो रुपया में लेंगे, मन होगा तो जैसे होगा वैसे लेंगे। इंडिया वॉज वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दैट, इसलिए इंडिया ने बोला बहुत बढ़िया है, हमारा रुपया का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो रुपया तो डिवेल्युएट होता जाएगा। ईरान से खूब बढ़िया दोस्ती किया इंडिया कि हमको तेल लेना हो, ईरान इज माय फ्रेंड। ईरान को हर तरीके से उसने, इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू किया टिल डेट। अभी हाल कुछ दिन पहले 2012-13 तक, आई विल नॉट टेल कि इस गवर्नमेंट से पहले, लेकिन बट स्टिल इट वाज देयर। और हम लोग वहां पर अपना पोर्ट वोर्ट सब बनाने शुरू कर दिए, 4 बाग पोर्ट, ताकि तुरंत तेल आ जाए, क्योंकि वो रुपया में लेता है और हमें उधार भी मिल जाता है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। डॉलर होता था, अमेरिकन डॉलर, वो टाइट होता चला जाता है। तो दिस ट्रांसफॉर्म्स ईरान फ्रॉम ए पॉलिटिकल न्यूसेंस इनटू ए स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक थ्रेट। अब तो अमेरिका की हालत खराब कि भाई ये तो मेरा इकोनॉमिक थ्रेट हो गया, मेरा डॉलर का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसने बोला कि नहीं, अमेरिका बोल रहा है कि मस्ट बी परचेज इन यूएस डॉलर, क्योंकि हमको जो है ग्लोबल डिमांड रखना है इसका, आई मीन डॉलर का। अब आपको देखिए, ये फेज की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक एलाइज प्री 1979 एलाइज थे, डायनेमिक प्रो वेस्टर्न मोनार्की, शाह, क्योंकि शाह का वहां रूल था, कोऑपरेशन, रोबस्ट ट्रेड था, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब चल रहा था। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में बच्ची खासी पक्की दोस्ती चल रही थी। फेज 2 में पोस्ट 79 इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। जब इस्लामिक रिपब्लिक हुआ तब उनको याद आया, करे हम लोग तो ज्यूज हैं। अब उनको रिलीजन याद आता है, पहले नहीं याद आ रहा था, अब याद आता रिलीजन। यही होता है, जब आपको पावर लेना होता है तो रिलीजन याद आता है। इट इज इन द ग्लोबल सेटअप ऑल्सो, ये खाली एक देश की बात नहीं है। जब पावर लेना है तो रिलीजन में लड़ाओ, पावर मिल जाएगा। इजराइल क्लासिफाइड एज द अल्टीमेट सिंबल ऑफ वेस्टर्न। अब ईरान क्या बोल रहा है कि भाई ये यूएस इन्फ्लुएंस है, एनिमी ऑफ इस्लाम, और कंप्लीट सेवरेंस ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो 79 में जाके ये पूरा का पूरा ये समाप्त हुआ। तो हम लोग इस क्लास में अभी तक 1979 पे आ गए हैं। थोड़ा सा पॉज लेते हैं, सेकेंड पार्ट में हम लोग 1980 से
हम लोग सीधा आ जाएंगे 2012 तक, उसके बाद हम लोग हैं 2024 के बीच में।